हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। चलिए आइए आज हम सब लोग जो है सोल्यूशन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रयास करें कि आज हम लोग इसको जो है पूरी तरह से चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट डे में आपका जो है सीरीज और अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस जो है का रिवीजन करवा दिया जाए। तो हम थोड़ा शार्ट में आपका रिवीजन लेंगे, इस चैप्टर को सोल्यूशन को थोड़ा फास्ट करके जो है खत्म करेंगे। ठीक, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, जो है हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देख लिए थे और कंसंट्रेशन टर्म्स तक चर्चा हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं उसको और देखते हैं, हम लोग समझते हैं। ठीक, तो आज हम जो है सेकेंड पार्ट 12th केमिस्ट्री चैप्टर आपका चल रहा था सोल्यूशन। ठीक, फर्स्ट पार्ट हो चुका था, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आज हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, फास्ट रिवीजन के तौर पर जो आज हमें पढ़ना है इसको हम देखते भी क्या क्या आज हमें सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, ज्यादातर मैक्सिमम जो है आपका 50% जो है अणुसंख्य गुणधर्म कवर कर लेगा आपका ये चैप्टर। ठीक, और इसमें क्या क्या आपको देखना है अणुसंख्य गुणधर्म में, आपको इसमें 4 टॉपिक है आपका। पहला है आपका वाष्प दाब, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। ठीक, दूसरा आपका है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, और थर्ड है आपका हिमांक में अवनमन। ठीक, और चौथा पार्ट है आपका परासरण दाब, परासरण दाब। ठीक, तो ये अणुसंख्य गुणधर्म में आपके 4 टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। ठीक, और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि चारों चीजें जो है वांट हाफ फैक्टर से कनेक्ट हैं। ठीक है, वांट हाफ गुणांक से कनेक्ट है। तो एक हम पार्ट आपका देख लेंगे वांट हाफ गुणांक पे, वांट हाफ गुणांक से। ठीक है, वांट हाफ गुणांक को भी कवर करेंगे। इसके अलावा भी जो है वाष्प दाब में आपका राउल्ट लॉ आ जाता है, डाल्टन्स लॉ आ जाता है, उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक, तो राउल्ट लॉ, राउल्ट नियम, ठीक, देखेंगे आपका डाल्टन नियम कवर कर लेते हैं। ठीक, और एक नियम जो है गैस के लिए, गैस की सोल्युबिलिटी के लिए जो है हेनरीज लॉ है, उसको भी हम कवर करना है। हेनरी नियम, हेनरी लॉ। ठीक, तो आज जो है हम सब लोगों को इतना टॉपिक जो है कवर करना है ताकि आपका जो है मैक्सिमम आपका रिवीजन हो जाए इस चैप्टर का और हम लोग क्वेश्चन पे आ सके। ठीक, तो हम एक एक करके कवर करते हैं। आपका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। ठीक, तो पहला हम टॉपिक कवर करेंगे आपका वाष्प दाब में सापेक्षिक, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। ठीक, तो इसके एक एक वर्ड को पकड़ते हुए चलेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला देखिए इसमें क्या दिया है भैया, वाष्प दाब दिया है, और उसके बाद इसमें है आपका अवनमन। अवनमन मतलब क्या होगी भाई, कमी हो जाएगी। ठीक है, और सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वाष्प दाब। अगर वाष्प दाब समझ में आ जाएगा तो फिर अवनमन कैसे होता है उसको भी देखते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं भैया वाष्प दाब क्या चीज है। मान लीजिए हमने कोई प्योर जो है लिक्विड ले लिया, प्योर लिक्विड, मतलब जैसे हमने वस्तु मान लो जल ले लेते, पानी ले लिया हमने, तो आप देखेंगे प्योर लिक्विड में जो है 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है एक जो है बल का मॉलिक्यूल होता है जो कि पानी के अंदर है। ठीक, और दूसरे टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है वो सरफेस पे पाया जाता है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल से भी। तो वाष्प दाब जो है किसकी वजह से होता है, तो वाष्प दाब जो है आपका, पहले हम समझते हैं वाष्प दाब जानने से पहले हम समझ लेते हैं वाष्पन। ठीक है, जिसका वाष्पन होगा वही उसी से वाष्प दाब आएगा।
तो वाष्पन जो है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके कारण क्या आता है भाई, इसके वजह से वाष्प दाब आएगा, न कि बल के मॉलिक्यूल से। उसका कारण क्या है कि बल्क का जो मॉलिक्यूल है, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सभी दिशाओं से क्या है, बराबर लग रहा है इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उस पर देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सभी दिशाओं से बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। ऊपर वाले साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम कर रहा है, सभी दिशाओं से बराबर फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, तो यानी जो वाष्प बनेगा वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के कारण बनेगा। ठीक है, तो सरफेस का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा भाई, तो आप ध्यान से देखिए, जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स है इसके पास एनर्जी जो है हाई होता है। इसके पास एनर्जी क्या है भैया, हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी होती है। ठीक, और ये जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है, इनके पास जो एनर्जी हाई है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाई एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ठीक, और ये क्या है, अनइक्विलिब्रियम में है, अनइक्विलिब्रियम में है। और जबकि बल का जो मॉलिक्यूल्स है उसकी एनर्जी क्या है, लो एनर्जी, लो एनर्जी। ठीक, और ये क्या है भाई, स्टेबल है, स्थायी है, कहीं नहीं जाना चाहेगा। ठीक, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो इसका तो वेपर नहीं बनने वाला है भाई, क्योंकि लो एनर्जी है, स्टेबल है, काहे क्यों, वही इवापोरेट नहीं करेगा, वाष्पन नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम में है। जबकि आप जो है सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो हाई एनर्जी है, कारण क्या है, अनस्टेबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी दिशाओं से बराबर नहीं लग रहा है। तो दिमाग में सेट रखना है कि वाष्प किसका बनेगा, सरफेस के मॉलिक्यूल्स का ही वाष्प बनता है, इवापोरेट होता है सरफेस का मॉलिक्यूल्स। तो वाष्प दाब बोलेंगे किसे, कब बोलेंगे वाष्प दाब, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक जो है मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हुआ तो जिसकी वजह से वाष्प दाब बनेगा। ठीक है भाई, कम मॉलिक्यूल होगा तो वाष्प दाब कम आएगा, लेकिन आप वाष्प दाब कब बोलेंगे, किस कंडीशन में आप वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो ये कंडीशन होता है कि स्टार्ट में क्या होता है, इवापोरेशन का जो रेट होता है स्लो होता है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे इवापोरेशन का रेट क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन ध्यान देना, कंटेनर आपको क्लोज कंटेनर लेना है, ठीक है, बंद बर्तन में देखना है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि वाष्प जो बनेगा वो आपका ऊपर चला जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो बंद बर्तन में ध्यान देना है कि आपको लेना है। ठीक, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इवापोरेशन का जो रेट होता है वो स्लो होता है, धीरे 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 एक टाइम ऐसा आता है कि इवापोरेशन का मान जो है घटने लगता है और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जो मॉलिक्यूल्स ऊपर गया फिर से वही लड़ भिड़ के वापस भी आना शुरू कर देगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इवापोरेशन का रेट हाई होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, स्लो होता है। कुछ समय बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आता है जब इवापोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं भाई, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। तो साम्यावस्था पे क्या होगा, इवापोरेशन का रेट वाष्पन की जो दर है संघनन की दर के बराबर होता है। वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर होता है। जितना इवापोरेशन हो रहा है उतना ही क्या होगा, संघनन होगा। ठीक है, इस दौरान साम्यावस्था पर जो भी वाष्प, साम्यावस्था पर सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो भी वेपर है उसके द्वारा बर्तन की दीवारों पर या फिर लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्प दाब बोलते हैं। तो ध्यान देना भी, हमने क्या बोला डिफिनीशन की, निश्चित एक टेम्परेचर भी आपको क्या रखना है कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा उस पर हम लोग जो है वाष्प दाब नहीं देखेंगे। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक निश्चित तापमान पे, साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा, साम्यावस्था पर जो भी वाष्प है यहाँ पे, साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा बर्तन की दीवारों पर या फिर लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर लगता है उसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते भी। तो हमें समझ में आया कि भाई वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर समझ में आ रहा है सबको ना। वेपर प्रेशर क्या चीज है, साम्यावस्था पर हम लोग जो है प्रेशर देखते हैं। साम्यावस्था पर जो भी वेपर है वो वेपर जितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बर्तन की दीवारों पर या फिर लिक्विड के सरफेस पर, उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। अभी वेपर प्रेशर हम देखते हैं भाई प्योर लिक्विड में या फिर सोल्यूशन में वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्योर लिक्विड, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक या फिर विलयन में, शुद्ध विलायक या फिर विलयन में वाष्प दाब, समझते हैं हम लोग।
किस तरह से काम करता है अभी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अगर हम बिलियन की बात करें तो बिलियन में क्या होगा भाई, बिलियन है तो इसमें दो कंपोनेंट होगा, ए होगा और दूसरा क्या होगा, बी होगा। यहां पे हम देखते हैं भाई वेपर प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा। अब इसके लिए इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, ठीक। यहाँ पे जो है ए भी इवापोरेट करेगा, बी भी क्या करेगा भाई, इवापोरेट करेगा। अभी अकेला ए था, अकेला जो है एक एक कंपोनेंट था, उसकी वजह से प्रेशर आता था। अब दो दो मान लीजिए विलियन के अंदर दो दो कंपोनेंट है, दोनों का प्रेशर बनेगा, दोनों इवापोरेट करेंगे। तो इस बात को जो है डिफाइन राउल्ट के नियम से किया जाता है। किस नियम से किया जाता है भाई, राउल्ट नियम से। यहीं पे आता है राउल्ट नियम आपका, राउल्ट नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है भाई, राउल्ट का नियम यह है कि घटक का वाष्प दाब, ध्यान सुनिएगा, घटक का वाष्प दाब घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब विलयन के अंदर जितने भी घटक, दो घटक है भाई, तो दोनों घटक, दोनों की वजह से प्रेशर बनेगा, दोनों की वजह से वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है। तो घटक का वाष्प दाब घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। तो घटक आपके पास दो घटक हैं, घटक ए मतलब कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए का जो प्रेशर होगा घटक का वाष्प दाब घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, पी ए बराबर क्या आएगा, पी ए नॉट इंटू काई ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या बता रहा है भाई, जितने भी सोल्यूशन के अंदर घटक होंगे, दो घटक है तो दोनों घटकों की वजह से प्रेशर आएगा, दोनों कंपोनेंट की वजह से प्रेशर बनेगा, सोल्यूशन का प्रेशर, ठीक है। तो इनमें जो दोनों घटक हैं, घटक ए और घटक बी, तो घटक ए का जो प्रेशर आएगा उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा उसकी मात्रा होगी, ए की मात्रा अगर ज्यादा है तो ए का प्रेशर ज्यादा आएगा, बी की मात्रा अगर ज्यादा है तो यहाँ पे जो भी मात्रा हम लोग लेते हैं मोल प्रभाज में, किसमें लेते हैं, मोल प्रभाज में। तो ए का जो है मोल प्रभाज, घटक का प्रेशर जो है घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। और समान प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे क्या आ रहा है भाई, कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट क्या है, शुद्ध ए का वाष्प दाब है। जब अकेला ए होता है उस दौरान जो प्रेशर बनता है उसको बोलते हैं प्योर जो है ए का वाष्प दाब है। ये आपका है घटक ए का वाष्प दाब, ए का प्रेशर है, ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब। एक है पी ए नॉट, क्या है, शुद्ध ए का वाष्प दाब, शुद्ध ए का वाष्प दाब, ठीक। और इकाई ए क्या है भाई, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, ठीक। इसी तरह से अगर हम बी की बात करें, घटक बी का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, उसी तरह से राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, घटक का वाष्प दाब घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी पीबी समानुपाती होगा काई बी के। फिर से प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, पीबी नॉट इंटू काई बी हो जाएगा, ठीक। अगर आपको सोल्यूशन का प्रेशर चेक करना है तो क्या करेंगे, दोनों की वजह से प्रेशर आ रहा है ना, सोल्यूशन का जो प्रेशर है दोनों घटकों के प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा, यानी टोटल प्रेशर आप देखेंगे, टोटल प्रेशर पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी, दोनों घटकों के प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा। अब पीए का फार्मूला क्या है भाई, पीए का फार्मूला है पीए नॉट इंटू काई ए, ठीक है। अभी हमारा क्या है भाई, पीबी क्या हो जाएगा, पीबी नॉट इंटू काई बी, टोटल प्रेशर आपका पीटी आ गया इस फार्मूले से। तो राउल्ट के नियम से जो है सॉल्यूशंस का प्रेशर आप निकाल सकते हैं। अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो इस फार्मूले से हम प्रेशर निकालेंगे, पीटी बराबर पीए नॉट इंटू काई ए प्लस पीबी नॉट इंटू काई बी। इसको आप जो है एक मोल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आपको पता है चूंकि जो है काई ए प्लस काई बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो काई ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस काई बी हो जाएगा। इसको आप पुट कर सकते हैं या बी के पदों में या फिर ए के टर्म्स में आप कर सकते हैं। तो क्या आएगा आपका पीटी बराबर पी ए नॉट, काई ए बराबर क्या रख सकते हैं आप 1 माइनस काई बी प्लस पीबी नॉट और इंटू पीबी नॉट इंटू काई ये हो जाएगा। इस तरह से आप बिलियन का टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अणुसंख्य गुणधर्म आपका था, पहला जो आपका अणुसंख्य गुणधर्म है वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन,
वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। ठीक, अभी आपने वेपर प्रेशर समझ लिया, राउल्ट के नियम से घटक का वाष्प दाब घटक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसमें कह रहा है भाई कमी आएगी, कमी कब आती है भाई? मान लीजिए आपके पास वाष्पशील विलायक है, आपके पास जो विलायक, और यहाँ पे विलायक में आप मिला देते हैं अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय। ठीक, आपने क्या किया, विलायक आपका वाष्पशील है, उसमें जो विलेय मिला रहे हैं वो कैसा है? अवाष्पशील विलेय मिला रहा है। अभी क्या था कि विलयन में आप दो घटक लिए थे, दोनों का प्रेशर आ रहा था, दोनों वाष्पशील थे। ठीक है, तो वाष्प दाब में कमी तब आती है जब आप शुद्ध विलायक में क्या मिला देते हैं? आप अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है? वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जैसे शुद्ध पानी है, प्योर लिक्विड है, प्योर पानी है, तो उसका अकेले जो है पानी से प्रेशर आता है। लेकिन अगर उसमें मान लीजिए पानी में आपने नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया, कोई दूसरा घटक मिला दिया, तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में कमी आ जाता है। जैसे आपने NaCl मिला दिया, ठीक है, या फिर आपने जो है सुक्रोज मिला दिया C12H2211, तो वेपर प्रेशर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। अकेला पानी है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आपने विलायक में, लिक्विड में कैसा पदार्थ मिला दिया भाई? अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। इसको समझते भाई, फार्मूला इसका देखते हैं किस तरह से। तो मान लीजिए आपके पास दो घटक हैं, घटक A है और दूसरा घटक क्या है? B है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर जो है A आपका क्या है? A आपका विलेय है, B हमारा क्या है? B हमारा विलायक है। B हमारा क्या है? विलायक है। और A हमारा कैसा विलेय है? अवाष्पशील विलेय है। विलेय हमारा कैसा है भाई? अवाष्पशील विलेय है। ठीक है, हम समझा रहे थे भाई कि जब जैसे ही आप जो है विलायक में या लिक्विड में क्या करेंगे? अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। अकेला A है या अकेला B है तो प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे ही आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया तो वाष्प दाब में कमी होगी। और उसको देखते हुए तो अभी आपने राउल्ट के नियम से देखा भाई, टोटल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर PT बराबर क्या देखा आपने? PA प्लस CB होता है। ठीक है, लेकिन आपने जो पदार्थ A मिला रहे हो विलयन में, तो कैसा है? अवाष्पशील है, उसका प्रेशर भाई अवाष्पशील है तो वाष्प बनेगा नहीं, तो प्रेशर भी नहीं बनेगा। इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? इसका प्रेशर हो जाएगा 0। यानी PT बराबर, टोटल प्रेशर PT बराबर क्या मिलेगा? केवल B का प्रेशर बनेगा। तो PB बराबर राउल्ट का नियम लिखा तो PB बराबर क्या आएगा? PB नॉट इंटू काई B हो जाएगा। ठीक, अभी आपको पता है चूंकि काई A प्लस काई B बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो काई B की वैल्यू पुट कर दीजिए, काई B की वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा? 1 माइनस काई A। ठीक है, तो जहां पे काई B लिखा है वहां पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आता है देखिए, तो टोटल प्रेशर PT बराबर क्या हो जाएगा? PB नॉट इंटू काई B। काई B के स्थान पे क्या रखेंगे? 1 माइनस काई। ठीक, तो टोटल प्रेशर PT बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? PB नॉट माइनस PB नॉट इंटू काई ये हो जाएगा। ठीक, इसको आप पक्षांतर कर लीजिए, साइड चेंज कर लीजिए, क्या आएगा? माइनस PB नॉट काई है, इधर आएगा, हो जाएगा आपका PB नॉट इंटू काई A बराबर PB नॉट और प्लस PT है, इधर आएगा माइनस PT हो जाएगा। ठीक, और काई ए बराबर क्या मिल जाएगा आपको? काई ए बराबर PB नॉट माइनस PT अपान क्या हो जाएगा? PB नॉट हो जाएगा। तो इतना आपको डेरिवेशन करना है आप लोग इस तरह से जो है। पेपर में पूछता है भाई वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, तो दिमाग में रखना है कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन तब होगा जब हम प्योर लिक्विड में या शुद्ध विलायक में क्या मिला देंगे? अवाष्पशील विलेय। एक का वाष्प बन रहा है, दूसरे घटक का वाष्प नहीं बन रहा है। या हमने दो घटक A और B लिया, हमने जो है A को क्या मान लिया? विलेय, और B को क्या माना हमने? विलायक। B हमारा वाष्पशील है, A कैसा है? अवाष्पशील है। तो विलयन में जो वाष्प वेपर प्रेशर बनेगा ये केवल किसके वजह से बनेगा? केवल B की वजह से प्रेशर आएगा, A की वजह से प्रेशर नहीं आएगा। ठीक, तो आप देखिए वाष्प दाब में क्या हो रहा है? केवल B की वजह से प्रेशर आ रहा है,
लेकिन बी के वजह से प्रेशर आ रहा है, लेकिन वाष्प दाब में क्या हो जा रही है, वाष्प दाब में कमी हो जा रही है। ठीक है, ए का प्रेशर ही नहीं बन रहा है, केवल बी का प्रेशर बन रहा है। ठीक, तो वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। पीबी नाट देखिए घट गया ना, वाष्प दाब क्या हो रहा है, पीबी नाट माइनस पीटी अपन पीबी नाट, घटक जो है जो बी की वजह से प्रेशर बन रहा है उसमें कमी आ जा रही है, वाष्प दाब में कमी हो रही है, क्योंकि बी की वजह से प्रेशर बन रहा था लेकिन उसके वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में जो कमी है किसके वजह से आ रहा है, विलय, अवाष्पशील विलय की वजह से। जितना ज्यादा अवाष्पशील विलय आप जो है, जितना ज्यादा आप अवाष्पशील विलय में लाते जाओगे उसके वाष्प दाब में क्या होती चली जाएगी, उसके वाष्प दाब में कमी होती चली जाएगी। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अकेला बी रहेगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। जब इसमें नमक या चीनी आप मिलाते जाओगे, जितना मात्रा बढ़ाते जाएंगे, इसको आप विलय मतलब नमक मान लो या चीनी मान लीजिए, आप इसकी मात्रा जितना बढ़ाते जाएंगे तो वाष्प दाब में, मान लीजिए बी हमारा पानी है H2, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, क्योंकि अब विलयन के अंदर क्या है, विलयन के अंदर अवाष्पशील कण भी आ जा रहे हैं भाई, उस क्या करेंगे, वेपर का जो प्रेशर बन रहा था वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इस चीज को करना है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो राउल्ट के नियम से आपने देखा कि वाष्प दाब में क्या हो रहा है भाई, कमी हो रही है। ठीक, एक चीज और है इसी समय हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहते हैं, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन डाल्टन लॉ देख लेते हैं, डाल्टन्स कब काम करेगा। ठीक है, डाल्टन्स के द्वारा, ध्यान सुनिएगा आप, मान लीजिए दो घटक है आपके पास, घटक ए है और दूसरा घटक क्या है, बी है। ठीक है, और इनका जो ए का प्रेशर है वो है आपका पीए, घटक ए का प्रेशर क्या है, पीए, घटक बी का प्रेशर क्या है, पीबी। और बी का जो फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, वो काई बी है। घटक ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो काई है। लेकिन ये जो काई और काई बी है ये द्रव प्रावस्था में है, लिक्विड जो है फेज में है, द्रव प्रावस्था में। काई है और काई बी किस फेज में भाई, लिक्विड फेज में है। लेकिन जैसे ही ए आपका क्या कहते हैं इवापोरेट करेगा, ठीक है, वेपर्स के फेज में जाएगा, तब यहाँ पे जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा, यानी यहाँ पे आपका द्रव प्रावस्था है, ऊपर आपका है वाष्प प्रावस्था। कौन सा प्रावस्था है, वाष्प प्रावस्था। तो वाष्प प्रावस्था में देखेंगे कि ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो हो जाता है आपका वाई ए, और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वाई बी हो जाता है वाष्प प्रावस्था में। तो ध्यान देना है कि द्रव प्रावस्था में घटक ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, काई ए, और घटक बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, काई बी है। वही वाष्प प्रावस्था में मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन आपका बदल जाता है। तो डाल्टन्स के द्वारा जो है वाष्प प्रावस्था में घटक का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो डाल्टन्स का नियम क्या था भाई, घटक का वाष्प दाब वाष्प प्रावस्था की, ध्यान सुनिए, घटक का वाष्प दाब, जैसे आपका राउल्ट लॉ से क्या आया था, राउल्ट लॉ से आपको मिला था कि घटक का वाष्प दाब, घटक का वाष्प दाब घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। यानी पीए बराबर आपको मिला था पीए नॉट इंटू काई ए मिला था। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पे द्रव प्रावस्था का है। ठीक, अगर ये हम डाल्टन्स क्या देखें, डाल्टन्स क्या कहते हैं अभी, डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ बताता है कि घटक का वाष्प दाब उस घटक की वाष्प प्रावस्था के मोल प्रभाज के समानुपाती है। घटक का वाष्प दाब उस घटक की वाष्प प्रावस्था के मोल प्रभाज के समानुपाती है। और प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाएंगे, पीए बराबर, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट क्या आएगा भी, यहाँ पे कांस्टेंट आता है टोटल प्रेशर पीटी इंटू वाई ए। इक्वेशन नंबर आपका ये बन जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ क्या बता रहे हैं, डाल्टन्स लॉ बता रहा है कि घटक का वाष्प दाब, जैसे वहां पे राउल्ट में क्या था, घटक का वाष्प दाब घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती है, उसी तरह से डाल्टन्स लॉ क्या बताता है, घटक का वाष्प दाब वाष्प प्रावस्था के घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटाएंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है टोटल प्रेशर पीटी आएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है शुद्ध ए का वाष्प दाब आता है। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको हमने क्या बना लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप कर देंगे भाई समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से क्या मिलेगा, दोनों समीकरण कंपेयर कर दो भाई, लेफ्ट साइड आपका क्या है बराबर, राइट साइड भी बराबर हो जाएगा आपका, तो मिल जाएगा आपको पी ए नॉट
इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलेगा आपको? देखिए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा आपका? देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको मिल जाएगा पीटी इंटू वाई ए बराबर हो जाएगा पी ए नॉट इंटू, क्या मिल जाएगा आपको? पी ए नॉट इंटू काई हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, आ रहे हैं। चलिए देखिए तो क्या आएगा आपका? पीटी इंटू वाई ए बराबर क्या मिला आपको? पी ए नॉट इंटू काई ए। तो यहां पर आप जो है वाई ए बराबर आपको मिल जाएगा पी ए नॉट इंटू काई ए बटे मिल जाए अपन क्या हो जाएगा आपका? पीटी। समझ में आ रहा है कुछ? राउल्ट से घटक का वाष्प दाब पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू काई ए, और वही डाल्टन से क्या मिल रहा है? घटक का वाष्प दाब पी ए बराबर पीटी इंटू वाई ए। समीकरण 1 व 2 से कंपेयर कर दिए तो क्या मिला आपको? पीटी इंटू वाई ए बराबर पी ए नॉट इंटू काई ए। तो देखिए वाष्प प्रावस्था में आप जो है मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। डाल्टन सलाह से जो है आप क्या कर सकते हैं कि वाष्प प्रावस्था के घटक का मोल प्रभाव आप निकाल सकते हैं। राउल्ट लॉ से आप जो है सोल्यूशन का प्रेशर निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर। ठीक है, इस तरह से वाई ए बराबर क्या मिला? पी ए नॉट इंटू काई ए अपॉन पीटी। ठीक, और जहां पीटी है, पीटी क्या है भाई? राउल्ट लॉ का जो टोटल प्रेशर आया था, तो वाई ए बराबर क्या हो जाएगा? पी ए नॉट इंटू काई ए, और टोटल प्रेशर कितना है भाई? टोटल प्रेशर आपका पीटी बराबर पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट इंटू काई बी आप पुट कर सकते हैं। तो अगर आप वाई ए निकाल लिए हैं तो वाई बी भी निकाल सकते हैं। वाई बी बराबर क्या हो जाएगा? वन माइनस वाई ए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से राउल्ट लॉ और डाल्टन लॉ को आप समझने का प्रयास करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, पहला आपका था वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, दूसरा आपका है क्वथनांक में उन्नयन। क्या है भाई? दूसरा है आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम समझते हैं भाई क्वथनांक क्या चीज है। क्वथनांक से पहले आप समझ लो, क्वथन तो छोटे क्लास में आपने पढ़ा है। क्वथन क्या होता है भाई? जब हम एक निश्चित टेम्परेचर पे जब द्रव गैस में बदलता है तो क्या बोलते हैं उसको? हम लोग क्वथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथन। एक निश्चित तापमान पे वह निश्चित तापमान जिस पर द्रव गैस में बदलता है उसे हम बोलते हैं क्वथन। क्वथनांक क्या है? एक मिनट, सॉरी। क्वथन क्या है? द्रव का गैस में बदलना। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। क्वथनांक क्या चीज है? जिस निश्चित तापमान पे कोई भी द्रव गैस में बदलता है। क्वथनांक क्या है? जिस निश्चित तापमान पे कोई भी द्रव, जिस निश्चित तापमान पे द्रव गैस में बदलता है। ठीक, तो उस तापमान क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। या वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्वथनांक बोलते हैं। ठीक, या दूसरा हम बोल सकते हैं कि जब वह द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिस निश्चित तापमान पे, जिस निश्चित तापमान पर। ठीक है, तो समझो भाई क्वथनांक में उन्नयन कब होगा? जैसे पानी है तो पानी का क्वथनांक तो पता है सबको, कितना होता है? वाटर है H2O, तो जल का क्वथनांक कितना है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। और पानी क्या होता है? पानी द्रव से गैस में बदलता है। देखिए क्वथनांक में उन्नयन कब होगा? अभी आपने पढ़ा कि भाई फिर से वही चीज है, क्या जो है वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील क्या मिलाएंगे आप? अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो क्वथनांक में क्या हो जाएगा? उन्नयन हो जाएगा। यानी जैसे ही आप इसमें नमक या चीनी मिलाएंगे क्या हो जाएगा? नमक या चीनी मिलाने पर क्वथनांक में क्या हो जाएगी? क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। पानी का पहले क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस था। जैसे उसमें आप नमक, चीनी, कुछ भी पदार्थ ऐसे अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, पदार्थ कैसा रहेगा? अवाष्पशील पदार्थ।
जब इसमें आप अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब 100 डिग्री पर क्या होगा, उबलेगा नहीं, बॉइलिंग नहीं करेगा, द्रव से गैस में नहीं बदलेगा। पानी 100 डिग्री पर द्रव से किस में बदल रहा था, गैस में बदल रहा था। लेकिन जब उसमें नमक या चीनी मिला देंगे, सोल्यूशन बन जाएगा, तो क्या होगा, क्वथनांक में अब वृद्धि हो जाएगी। अब 100 पर द्रव गैस में नहीं बदलेगा, ठीक है, फेज आपका चेंज नहीं होगा, क्वथनांक में क्या हो जाएगी, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। इसको हम एक ग्राफ से समझते भी, ठीक है, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं किस तरह से क्वथनांक में उन्नयन होता है। ठीक, तो आप देखिए, अगर हम समझे इस तरह से, ठीक, तो मान लीजिए हमारा ये शुद्ध क्या है, शुद्ध है, विलायक है। इधर हम दिखा देते हैं टेम्परेचर, ठीक, और इधर हमने दिखा दिया प्रेशर। ठीक, यहां पर हमने प्रेशर रख दिया 1 atm, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही क्या होता है, द्रव गैस में बदलता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर भी जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस दौरान द्रव किस में बदलता है, गैस में बदलता है। तो इधर हमने प्रेशर रख दिया, इधर क्या रख दिया हमने, टेम्परेचर। ठीक, तो मान लेते हैं शुद्ध विलायक है, आपके पास पानी है, शुद्ध विलायक हमने लिया, क्या लिया, शुद्ध विलायक, क्या लिया हमने, शुद्ध विलायक। और यहाँ नीचे हम क्या ले लेते हैं भाई, विलयन लेते हैं। तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो है, मान लेते हैं हम T1, कितना है भाई, T1 100 डिग्री, मान लेते जल है 100 डिग्री सेल्सियस है उसका क्वथनांक है। लेकिन जब आप उसमें नमक या चीनी मिला दिया, जो विलयन तैयार हुआ, उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब उसका वाष्प दाब, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तब जाके वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो हमने विलयन का जो है टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका टेम्परेचर हो जाता है आपका T2, कितना हो जाएगा, T2। टेम्परेचर और ज्यादा लेगा तब जाके विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो ये बीच में जो गैप आप देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि नहीं। विलायक का तो T1 था, लेकिन विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, बढ़ गया। जितना बढ़ा उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी। ठीक, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, क्या मिलेगा, डेल्टा टीबी बराबर भाई कितने का उन्नयन हुआ, कितना वृद्धि हुआ। तो डेल्टा टीबी बराबर मिल जाएगा आपको T2 माइनस T1। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर T2 माइनस T1। ठीक, यानी विलायक का क्वथनांक कम होता है, लेकिन विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जितना बढ़ जाता है, जितनी वृद्धि होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, और दूसरा इसका क्या रूल है भाई, क्वथनांक में उन्नयन कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कैसे इसका मान कैसे निकालेंगे, कितना वृद्धि हो रहा है अभी क्वथनांक में उन्नयन, या इसमें कितना वृद्धि होगा, उसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वथनांक में उन्नयन जो है विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हाँ, क्वथनांक में उन्नयन जो है विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा उसकी मोललता बढ़ेगी, उसमें जितना ज्यादा आप विलय मिलाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो डेल्टा टीबी जो है समानुपाती होगा, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, यम क्या है, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। तो जितना ज्यादा मोललता बढ़ाएंगे क्वथनांक में, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा वृद्धि होगी। जितना ज्यादा आप उसमें नमक या चीनी मिलाते जाएंगे, और क्या कहते हैं, क्वथनांक में उतना ज्यादा वृद्धि हो जाएगा। ठीक, जैसे ही प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमने बताया था कि वांट ऑफ गुणांक भी रिलेट करेंगे, तो डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू एम। ठीक है, तो एक नया फार्मूला आपको मिला, डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक। ठीक, अभी आगे हम पढ़ेंगे आई क्या चीज है, कि आई के मान से किस तरह से जो है अणुसंख्य गुणधर्म पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलिए, तो डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू एम। आई वांट ऑफ गुणांक है, केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ध्यान देना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। एम क्या है, विलयन की मोललता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, विलयन की मोललता है। केबी आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है। आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक है। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। अब दोनों समीकरण को आप मिलाइए, क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकंड से क्या मिल जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से आपको मिल जाएगा डेल्टा टीबी बराबर T2 माइनस T1 बराबर क्या मिल गया, आई इंटू
के बी इंटू एम प्राप्त हो गया। आपको मिला कि नहीं मिला? एक इस तरह से जो है क्वथनांक में उन्नयन होगा। कितना उन्नयन होगा इसको हम जो है आई इंटू के बी इंटू एम से कैलकुलेट करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपने, ठीक है। क्वेश्चंस को हम देखेंगे, पहले अब एक बार हम थ्योरी खत्म कर ले, उसके बाद आपका जो है सीरीज और अनसॉल्व के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक, इस फार्मूले से आप लोग मोललता पता है, इसका यूनिट मोललता क्या होता है? मोल पर केजी। हमने तो बताया था कि यूनिट अगर याद है तो वहां से आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भी अगला है आपका, चलिए थर्ड आपका देखते हैं। अभी थर्ड है आपका हिमांक में अवनमन। क्या है? हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है? अभी डेल्टा टीएफ। क्या है? डेल्टा टीएफ। फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी क्या होगा? चेंज होता है। जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है कि शुद्ध विलायक है, अकेला पानी है, तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर तो फिक्स है भाई, लेकिन जैसे उसमें आप विलेय मिलाते हैं तो क्या होता है? उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसी तरह से अगला है हिमांक में अवनमन। जैसे इसमें नमक या चीनी मिलाएंगे पानी के अंदर तो हिमांक में भी कमी आ जाती है। जैसे शुद्ध पानी है आपका, देखेंगे अकेला पानी है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है भाई? इसका अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट बोले टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर वो क्या होता है? जम जाता है पानी। जिस टेम्परेचर पे क्या हो, द्रव से बर्फ में चेंज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। तो पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ छेड़खानी कर दिए, आपने क्या किया? इसमें नमक मिला दिया ना, आपने चीनी मिला दिया, तो नमक चीनी मिलाने पर क्या होगा? क्या नमक चीनी वाला जो विलयन है वो भी 0 पर जमेगा? नहीं जमेगा। क्या हो जाएगा? उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर में कमी आएगा। तो डेल्टा टीएफ में भी क्या हो जाएगी? डेल्टा टीएफ में भी कमी आ जाएगी। कैसे कमी आएगी उसको देखते हैं भाई। एक बार हम दिखा देते हैं टेम्परेचर, इधर दिखाते हैं प्रेशर। ठीक, यहां पे हमने दिखाया था 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, इसको थोड़ा हम समझते हैं भाई। ये मान लीजिए आपका विलायक है, ये हमने दिखा दिया। ये आपका है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। ये आपका है विलयन। कैसा विलयन है? आपने देखा कि विलयन है जिसमें हम अवाष्पशील विलय मिला रहे थे, ऐसा विलयन है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि T1 मिला था आपको, लेकिन विलयन का T2 मिला आपको, टेम्परेचर बढ़ गया उसका बॉइलिंग टेम्परेचर। और फ्रीजिंग टेम्परेचर देखते भाई, तो शुद्ध विलायक का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो है फ्रीजिंग टेम्परेचर आपका T1। क्या है? T1। लेकिन विलयन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा वो बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, से बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, लेकिन जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा विलयन का वो घट जाएगा। कितना घटेगा? वही लिखा ना, हिमांक में अवनमन कितना कमी आएगी। तो यहाँ पे हिमांक में अवनमन होता है, कमी आती है। जितना कमी आएगी उसको हम बोलते हैं डेल्टा टीएफ। क्या बोलते हैं? डेल्टा टीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखा देते हैं भाई, इधर ठोस है आपका सॉलिड। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या होगा? द्रव ठोस में बदल जाएगी। इस पॉइंट पर द्रव क्या हो जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। तो डेल्टा टीएफ का जो मान आएगा हिमांक में अवनमन, हाँ ठीक है, डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है अभी? तो इसको जो है T1 माइनस क्या करेंगे? ज्यादा में से क्या करेंगे? कम घटाएंगे आप। तो डेल्टा टीएफ आएगा आपका T1 माइनस T2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर, उसको हम फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, अगर इसको हम रूल से देखें तो रूल से क्या मिलेगा आपको? डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन फिर से विलयन की मोललता के क्या होगा? समानुपाती होगा। जितना ज्यादा नमक चीनी आप मिलाते जाएंगे, जितना ज्यादा आप अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे, उतना ज्यादा क्या होगा? हिमांक में कमी आएगी। पहले वो 0 डिग्री पर जम जा रहा था, लेकिन अब 0 पर नहीं जमेगा, और नीचे टेम्परेचर आना पड़ेगा तब जाके जमेगा। उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर में कमी आएगी। कितना कमी आएगी? किस फार्मूले से देखिए भाई, डेल्टा टीएफ जो है विलयन की मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीएफ बराबर, प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट क्या आएगा? केएफ। वैसे वहां के बी मिला था, यहाँ क्या मिलेगा? केएफ। और 1/2 गुणांक साथ में लगा रहेगा भाई, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। आई केएफ इंटू एफ। तो डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन है, आई क्या है?
वांटा गुणांक है, केएफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, उधर क्या था आपका, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, हिमांक में अवनमन। और यम क्या है आपका, यम है आपका विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, ठीक। तो हिमांक के मोनोमर डेल्टा टीएफ जो है विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, डेल्टा टीएफ बराबर आई की एफ इंटू, हम इक्वेशन नंबर इसको हम बना लेते हैं भाई सेकंड, ठीक। समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाएगा आपको, लेफ्ट बराबर राइट बराबर हो जाएगा आपका, तो डेल्टा टीएफ बराबर आपको मिल गया T1 माइनस T2 बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा, वहां पे होता था मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप जो है टेम्परेचर में कितनी कमी आ रही है उसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। हम इस तरह से नेक्स्ट चलते भी, अभी शायद एक टॉपिक आपका और है परासरण दाब, एक टॉपिक क्या है आपका, परासरण दाब, उसको भी देख लेते हैं। परासरण दाब, वेपर क्या कहते हैं, ओस्मोसिस प्रेशर क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर। तो परासरण दाब देखते हैं भाई, पहले हम समझते हैं परासरण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है भाई, परासरण क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने सेम टाइप का सोल्यूशन लिया, सेम टाइप का हमने क्या लिया, सोल्यूशन लिया, इधर भी चीनी, चीनी का सोल्यूशन है, इधर भी हमने क्या लिया, चीनी का सोल्यूशन लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका सल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है, घोला हुआ है, मिक्सचर बना हुआ है, ठीक। तो परासरण में क्या है, परासरण जो है, परासरण का मतलब होता है विलायक के अणुओं का, परिभाषा अगर बोले कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ध्यान सुनिएगा, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। बीच में हमने क्या लगाया है, अर्धपारगम्य झिल्ली, क्या यूज किया है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करता है, केवल विलायक के अणुओं का गमन कराता है, एक ऐसी झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं का गमन करने देता है, ठीक है। तो परासरण क्या है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन, लेकिन ध्यान देना है किधर से किधर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। निम्न सांद्रता, एक तरफ क्या है आपका, उच्च सांद्रता, एक तरफ निम्न सांद्रता है, एक तरफ उच्च सांद्रता है, एक तरफ तनु विलयन है, एक तरफ कैसा विलयन है, सांद्र विलयन है, एक तरफ निम्न एक तरफ उच्च। तो निम्न सांद्रता का मतलब क्या है कि इसमें पानी क्या है, ज्यादा है, पानी क्या है भाई, निम्न सांद्रता कब होगा, तनु विलयन कब होगा, जब पानी ज्यादा होगा। उच्च सांद्रता का मतलब क्या है, पानी इसमें क्या रहेगा, पानी इसमें कम होगा। तो विलायक के अणु किधर से किधर जाएंगे भाई, विलायक के अणु पानी किधर से किधर जाएगा, ज्यादा से कम की ओर जाएगा, ठीक है। विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन, सॉरी, हाँ ठीक है। तो परासरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता इधर है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, परासरण कहलाता है। निम्न सांद्रता से, ध्यान सुनिएगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। लेकिन ध्यान देना, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का, ध्यान देना है, विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक। परासरण हमेशा किसके द्वारा होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होगा, ठीक। अब हम चर्चा करते हैं, अगला है परासरण। परासरण समझ में आ गया ना, सबको समझ में आया परासरण, ठीक है। तो परासरण क्या है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण दाब देखते हैं भी, परासरण दाब क्या चीज है, परासरण दाब क्या करेगा, परासरण की क्रिया को रोकेगा। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो भी प्रेशर लगाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अगर इसका फार्मूला देखें हम लोग, परासरण दाब, परासरण दाब, तो परासरण दाब को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो परासरण दाब जो है
इसका फार्मूला था परासरण दाब आई सी आर, ठीक है। तो परासरण क्या है? परासरण जो है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उसके विपरीत दिशा से लगाया गया। भाई परासरण अगर इधर हो रहा है तो उसके विपरीत दिशा से क्या करेंगे? हम प्रेशर लगाएंगे। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उसके विपरीत दिशा से लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। फार्मूला क्या है? पाई बराबर आई सी आर टी। पाई आपका परासरण दाब है, आई वांठा गुणांक है, सी विलयन की सांद्रता है, असांतता किसमें लेना आपको? मोलरता में। किसमें? मोल। अभी तक हम मोलरता यूज करते थे, अब यहां यूज करेंगे मोलरता। इसमें यूज करेंगे मोलरता। मोलरता आता है आपका मोल प्रति लीटर। किसमें आता है? मोल प्रति लीटर। आर क्या है? आर गैस कांस्टेंट है। टी क्या है आपका? टी आपका टेम्परेचर है। तो इस तरह से आप परासरण दाब जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग देखेंगे इस पर क्वेश्चन, ठीक। अब थोड़ा सा वांठा गुणांक पे चर्चा कर लेते हैं। क्या भी? वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक, ठीक। वांट हाफ गुणांक को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई? आई से करते हैं। वांट हाफ गुणांक है क्या? वांट हाफ गुणांक क्या है भाई? विलयन में विलेय को मिलाने पर, ठीक है, अभिलायक में जो है विलेय को मिलाने पर मोलों की संख्या में जितना गुना वृद्धि या कमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वांट हाफ गुणांक। ध्यान सुनिएगा, हम शुद्ध विलायक में विलेय मिलाने पर, शुद्ध विलायक में विलेय मिलाने पर मोलों की संख्या में जितना गुना वृद्धि या कमी होती है उसे क्या बोलते हैं? वांट हाफ गुणांक। क्या बोलते हैं? वांट हाफ गुणांक। जैसे आपने पानी में नमक मिला दिया तो वांट हाफ गुणांक कितना आएगा? पानी में आपने चीनी मिलाया तो वांट हाफ गुणांक कितना होगा? ठीक है, मतलब कि उसमें कितने मोल्स, क्योंकि फैक्टर करेगा ना कितने, मतलब उसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा तो जितने भी अणुसंघ के गुणधर्म है वो प्रभावित होते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं उसी के साथ में, ठीक है। तो वांट हाफ गुणांक को समझने के लिए हम समझते हैं कि जो आपका सल्यूट है ना, सल्यूट कितना ज्यादा टूट रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई सल्यूट आपके जो है, सल्यूट की बात करें, विलेय आपका अगर विलेय देखेंगे तो विलेय आपका टू टाइप्स का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक टूटने वाला होता है, आयनिक होता है। एक जो है जो न टूटे आपका ससंयोजी कोवैलेंट होता है, ठीक। इसमें भी आपका एक है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। और दूसरा है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो अब सल्यूट पर डिपेंड करेगा सल्यूट कितना ज्यादा टूट रहा है। अगर सल्यूट पूरा पूरा टूट गया तो आई का मान कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आई का जो फार्मूला होता है आपको बताया, आई का फार्मूला जो है आई बराबर होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। आई बराबर क्या होता है भाई? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एक फार्मूला और होता है आपका आई बराबर, वो तो एसोसिएशन के लिए होता है, डिसोसिएशन के लिए, जब टूटता है, टूटने वाले केस में, ध्यान सुनो, टूटने वाले केस में आई का फार्मूला क्या है? आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और जब वो जुड़ता है, एसोसिएट होता है, तो फार्मूला आपका बनता है आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान एन, ठीक है। दो फार्मूले हैं आपके आई निकालने के। अब एसोसिएट होगा कि डिसोसिएट होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो जैसे आपका NaCl है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आते हैं आपके? जैसे इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आपके लवण हैं, ठीक है, जो आयनिक वाला पार्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट जो टूट जाए, इसके अंतर्गत आयनिक वाला पार्ट आता है आपका, ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपके जितने कोवैलेंट हैं, न टूटे, कोवैलेंट है, सहसंयोजी वाला पार्ट आएगा इसके अंतर्गत, जो आपका न टूट पाए, ठीक। अच्छा, तो टूटने के लिए था आपका, डिसोसिएशन के लिए है, डिसोसिएशन जब जुड़ने वाला केस होता है यहाँ पे, कि टूट जो है मोल्स की संख्या बढ़ने के बजाय जुड़ का संख्या कम कर देता है, ठीक है, जुड़ने लगता है। यहाँ पे ये टूटने वाला केस है, तो यहाँ पे आपके लवण हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट में भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आता है आपका, दो प्रकार के बोल सकते हैं कि एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट।
तो ध्यान देना है कि अगर आई इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का जो मान होता है वो एक से क्या हो जाएगा, आई का मान सदैव एक से ज्यादा आएगा। यहाँ पे कोवैलेंट में आई का मान क्या होगा, आई का मान सदैव क्या रहता है, एक से कम एक होता है। कोवैलेंट के लिए आई की जो वैल्यू होगी वो नहीं टूटता है उसमें, तो आई का मान क्या रहता है, एक रहता है। और अगर जुड़ने वाला केस चालू हो जाएगा तो वहां पे आई का मान एक से भी क्या होने लगता है, आई का मान एक से भी कम होने लगता है। ठीक, तो अब स्ट्रांग है तो स्ट्रांग में क्या होगा, पूरा पूरा टूट जाएगा। और जब पूरा पूरा टूट जाएगा तो जो यहाँ पे अल्फा का मान होगा वो 100% आएगा। ठीक है, 100% का मतलब अल्फा का मान एक हो जाएगा, अल्फा का मान पूरा पूरा एक प्राप्त हो जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक के केस में आपका जो अल्फा का मान है वो 100% से कम होगा, 0 से लेकर 100 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, यानी अल्फा का मान जो है 0 से क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा और 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वीक के लिए। ठीक, अगर अल्फा का मान आप 1 रखेंगे, डिसोसिएशन मतलब पूरा हो रहा है, ये पूरी तरह से टूट जा रहा है, तो अगर अल्फा का मान आप 1 यूज करेंगे तो आई का मान कितना आएगा, आई बराबर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 पुट करेंगे प्लस यन अल्फा, अल्फा का मान 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आई का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, आई का मान मिल जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ध्यान सुनो, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा नेक्स्ट हम स्लाइड लगाते हैं, वहां समझते हैं। ठीक, आपका अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान सुनो, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा पूरा टूट जाए, जो पूरी तरह से आयनित हो, ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से अभी मैंने बताया, साल्ट आ जाएगा आपका। ठीक, और जितने आपकी प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल आएगा इसमें, प्रबल जो स्ट्रांग एसिड, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। ठीक, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। जैसे NaCl है आपका, तो NaCl पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, NaCl आपका टूट जाए किसमें, Na प्लस, और हो जाएगा आपका Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक, अगर प्रबल अम्ल की बात देखिए, HCl आपका डिसोसिएट हो जाएगा H पे प्लस, और क्या मिल जाएगा, Cl पे माइनस मिल जाएगा, पूरा पूरा डिसोसिएट होगा, प्रबल अम्ल है। H2SO4 स्ट्रांग एसिड है, ये भी टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, 2H प्लस प्लस SO4 पे माइनस हो जाएगा। जैसे AlCl3 है, ये भी पूरा टूट जाएगा आपका, AlCl3 पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, आयनिक है आपका, तो Al पे +1 और Al पे +3 प्लस 3Cl माइनस। ठीक, तो यहां पे आप देखेंगे तो पूरा पूरा डिसोसिएशन हो रहा है। एन की वैल्यू, फार्मूला क्या काम करेगा आपका, आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इस फार्मूले से हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे पूरा पूरा हमने बताया कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में पूरा पूरा डिसोसिएशन होगा। अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 100% है, नहीं एक आएगा अल्फा का मान, पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा है। ठीक, इन सब के लिए जो है अल्फा का मान क्या रहेगा, पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा का मान 1 होगा। अगर 1 पुट करेंगे, अभी हमने समझाया, अगर 1 रखेंगे तो आई बराबर क्या मिल जाएगा, आई बराबर इन मिल जाएगा। एन क्या है, वही नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे आपके। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है एन बराबर आपको मिल जाएगा, एन बराबर यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। ठीक, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो एन बराबर क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके, नंबर ऑफ मोल्स आपके 3 है, एन बराबर आपको 3 मिल जाएगा। इसमें आप AlCl3 में देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 3, और इधर 1, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस तरह से आई का मान, कहने का मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का मान क्या होता है, आई का मान 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, जितना आयनित होगा, जितना टूटेगा, ठीक है, अल्फा का मान डिसोसिएशन पूरा पूरा हो रहा है। ठीक है, अगर यही हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट ना, दुर्बल के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो आई का मान तो 1 से ज्यादा होगा, लेकिन अल्फा का मान यहाँ पे 1 नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा का मान क्या रहेगा, यहाँ अल्फा का जो मान होगा 0 से बड़ा और 1 से, डिसोसिएशन 100% नहीं होगा। यहाँ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा आपका 100% डिसोसिएशन होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा जो है डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, यहाँ पे 100% से कम होगा, 30%, 40%, 50% अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा का मान 0 से अगर 1 के बीच वेरी करेगा,
ठीक है, तो आई का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा और आई का मान 1 के n के बराबर नहीं होगा। ध्यान देना, क्योंकि डिसोसिएशन यहाँ पे 100% नहीं हो रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए आपका कोवैलेंट आ जाए, सहसंयोजी आ जाए, सहसंयोजी टूट ही नहीं रहा है, सहसंयोजी आ गया आपका। ठीक है, जैसे आपने यूरिया, ठीक है, आपने क्या लिया, यूरिया ले लिया, या तो आपने जैसे ग्लूकोज ले लिया C6H12 और 6 ले लिया आपने। ठीक है, क्या आयनित होगा, क्या टूटेगा? ठीक है, तो ये आयंस इसके नहीं बनने वाले, टूटने वाला नहीं है, जैसा मॉलिक्यूल से वैसा ही सॉल्यूशंस के अंदर रहेगा, डिसोसिएट नहीं होगा। जब डिसोसिएट नहीं होगा यानी अल्फा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा का मान यहाँ पे 0% होगा। जब अल्फा का मान 0 होगा तो फार्मूले में आप रखेंगे तो क्या आएगा, आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो आई का मान क्या आएगा, आई बराबर आपका आई बराबर 1 मिल जाएगा। ये कोवैलेंट के लिए जो सहसंयोजी है, जो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, वहां पे अल्फा 0 हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एक पार्ट इसमें आई के लिए और है, जहां एसोसिएशन भी चालू हो जाता है, शायद आपके सिलेबस में वहां तक है नहीं, लेकिन फिर भी आप उस केस में क्या होगा, आई का मान आपका, आई का मान जो है 1 से भी कम हो जाता है, वहां पे एसोसिएशन शुरू हो जाता है, तो उसके लिए फार्मूला हमने बताया कि उससे भी आप एसोसिएशन के लिए, जुड़ने वाला जो केस है, एसोसिएशन वाला केस, जुड़ने वाले केस में आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, सॉरी, आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा अपान एन यूज करते हैं। इस फार्मूले से हम वहां पे आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एसोसिएशन के केस में, लेकिन जो आई का मान आएगा वो 1 से भी क्या हो जाता है, 1 से भी कम प्राप्त हो जाता। तो जहां तक है कि हम लोगों ने सिलेबस अपना जो है काफी हद तक कंप्लीट किया है, शायद एक पार्ट अभी छूटा है, क्या शायद हेनरी लॉज थोड़ा सा छूट गया, सोलिबिलिटी का केस था, तो उसको भी हम थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे, उसको भी खत्म कर देते हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपका सीरीज और अनसॉल्व पे आएंगे। ठीक, तो देख लेते हैं भाई हेनरी लॉज को काम करता है, हेनरी लॉ। ठीक, तो ये जो है आपका सोलिबिलिटी के केस में, सोल्यूबिलिटी के केस में घुलनशीलता, सोलिबिलिटी। ठीक, कौन सी सोलिबिलिटी हमें देखना है, गैस का, यह है आपका गैस इन लिक्विड ना, गैस इन लिक्विड। जब गैस को लिक्विड में घोला जाता है तब आपका काम करता है हेनरी लॉज। हेनरी लॉज बताएगा कि गैस किसी भी द्रव में कितना ज्यादा घुलेगा, कितना ज्यादा जो है डिजॉल्व होता है। ठीक है, हमने कोई गैस लिया, मान लीजिए अब पानी है, कोल्ड ड्रिंक आप देखिए उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, ये हेनरी लॉज से जो है डिफाइन होता है, कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी लिक्विड में कितनी मात्रा में गैस घुला हुआ है, हेनरी लॉज से डिफाइन होता है। तो हेनरी लॉज क्या कहता है भाई, हेनरी लॉज के अनुसार जो है ये गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी अगर गैस को द्रव में घोलना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए भी, प्रेशर चाहिए। जैसे सॉलिड को लिक्विड में घोलना है तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा क्या होता हो, और उतना ज्यादा घुलता चला जाएगा। वैसे ही जब गैस को अगर हम लिक्विड में घोलते हैं तो उस केस में हमें क्या चाहिए, उस केस में हमें प्रेशर चाहिए होता है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा क्या होगा वो, या फिर उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कितना वो घुलना चाहता है। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या कहता है भाई, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। गैस की द्रव में विलेयता, यहाँ विलेयता हम लोग गैस के केस में मोल फ्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या डिफिनेशन है इसका, हेनरी लॉज का, गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए आप तो कांस्टेंट आएगा, क्या कांस्टेंट होगा, हेनरी कांस्टेंट KH इनटू क्या हो जाएगा, काई गैस। तो गैस की द्रव में विलेयता, ध्यान सुनिएगा, गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता। ठीक, अगर हम देखिए इसका कि किससे किससे जो है अफेक्टिंग फैक्टर क्या है, कौन कौन इसको प्रभावित करता है, किससे जो है घुलनशीलता बढ़ेगा, किससे घुलनशीलता घटेगा, तो यहाँ पे डिपेंडेंट्स देखते हैं, किस पर डिपेंड करेगा। तो प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता केस में देखिए, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉरी प्रेशर जो है, हाँ अगर हम प्रेशर, ध्यान से देखिए आप, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे
तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर, कम प्रेशर रहेगा तो कम घुलेगा। कोल्ड ड्रिंक में आप देखिए कि जो गैस उसके अंदर भरी जाती है, प्रेशर जितना जो है इसका कैप जो है हाई प्रेशर पे क्लोज होता है, ठीक। तो प्रेशर आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उस गैस की क्या बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। कौन से लॉज से, हेनरी लॉज से। क्या है, P बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक। दूसरा अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वाला केस देखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर तो गैस भैया बाहर निकलना शुरू कर देगा, ठीक है। टेम्परेचर के केस में जस्ट अपोजिट है, 1 सोल्युबिलिटी हो जाएगा, ठीक है भाई। टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ने की वजह क्या हो जाएगा, वो घटना शुरू कर देगा। जस्ट अपोजिट इसमें है, ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता क्या होगी, घुलनशीलता घटेगी। और तीसरा आपका नेचर है, वो कितना वो घुलना चाहता है, कितना वो घुलना चाहता है, ठीक है। जितना घुलना चाहता है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, आपने देखा था कि जितना जो है सामान सामान को घोलता है, कितना वो घुलना चाहता है, तो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक। और बात करें इस तरह से जो है देखा जाए तो चैप्टर हम लोगों ने काफी जो है कवर कर लिया। इस चैप्टर को जो है मतलब थोड़ा स्पीड में हम लोगों ने रिवाइज किया, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग जो है इस चैप्टर को एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपका हम सीरीज और अनसॉल्व के क्वेश्चन लेकर आएंगे इस चैप्टर के, और देखेंगे उसको, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्लोज करते हैं। सभी को धन्यवाद, ठीक है, चलते हैं।